राधा का पति अमन मजदूरी किया करता था। राधा और अमन का एक 22 साल का बेटा था जो एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अमन के पैसों से घर चल जाए यही बहुत था। लेकिन जब से रवि ने सरकारी नौकरी की तैयारी करनी शुरू की तो राधा भी खुद का काम करने लगी ताकि राधा और अमन का बेटा रवि अच्छे से पढ़ सके और आगे चलकर बड़ा आदमी बने। एक रोज सुबह के समय राधा अपने बेटे रवि से कहती है, सुनो बेटा, कल तुमने कहा था मेरे एग्जाम के फीस के लिए 1000 रुपए देने हैं। ये लो पैसे और फीस जमा करवा दो। माँ, सच में आप कितनी अच्छी हो। मैंने पापा से पैसे मांगे थे, उन्होंने कहा मैं भर दूंगा, तू क्या करेगा। अरे उनकी तो बात ही निराली है। चल अब मैं भी चलती हूँ, शिकंजी का ठेला लगाने का समय हो गया है। अब अपनी माँ के जाने के बाद ही रवि अपने घर में दोस्तों को बुलाता है और खूब नाच गाना मस्ती करता है। सब बियर भी पीते हैं। हालांकि ये सब विमला खिड़की से देख लेती है। देर शाम तक तो रवि सब साफ करके सो जाता है। तभी राधा के आने पर विमला राधा से कहती है, राधा, आजकल तू बहुत लेट आती है। शिकंजी बेचकर सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो रवि की नौकरी लगने वाली है ना, तो उसमें थोड़ा ज्यादा पैसा मांगते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ रहा है। राधा तू बुरा न मान, तो एक बात कहूँ, तेरा बेटा कहीं पढ़ने नहीं जाता। वो सारा दिन घर में दोस्तों के साथ मस्ती करता है। तू क्यों उसके पीछे परेशान हो रही है? बिमला कैसी बातें कर रही है? उसने तो मुझे लेटर भी दिखाई है कि उसको परीक्षा के बाद जॉब मिल जाएगी। मान ना मान, मेरा काम था एक बार बताना, सो मैंने बता दिया। राधा को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है, लेकिन उसे विश्वास था कि उसका बेटा गलत काम नहीं करेगा। अब राधा खाना पीना बनाने के बाद जब सोने जाती है तो अपने पति अमन से कहती है, सुनिए, आपको क्या लगता है मेरी मेहनत से जो रवि को मैं पढ़ा रही हूँ, रवि क्या मेरा सपना पूरा करेगा? जितना पैसा मैंने इस लड़के पर बहा दिया, अगर उतना पैसा किसी और पर बहाता तो आज वो हमारे इस दुख में कम से कम काम तो आता। ऐसे क्यों बोल रहे हैं जी आप? रवि बहुत अच्छा है। वो जल्दी ही आपका और मेरा, हम दोनों का सपना पूरा करेगा नौकरी पाकर। अब हर रोज की तरह आज भी राधा शिकंजी बेचने जाती है और आज राधा अपनी शिकंजी की रेड़ी एक कोने पर लगाती है। तभी कुछ समय बाद एक ट्रैफिक पुलिस वाला राधा की शिकंजी की रेड़ी के पास आता है और शिकंजी पीने के बाद राधा से कहता है, जी शिकंजी तो बहुत अच्छी बनाती हैं आप, एक गिलास और मिलेगी क्या? जी बिल्कुल साहब, एक क्या अब 2 गिलास लो, मेरा तो काम ही है शिकंजी बेचना। अब वो ट्रैफिक पुलिस वाला शिकंजी पीकर बिना पैसे दिए ही जाने लगता है। तभी राधा पीछे से उस पुलिस वाले को आवाज लगाकर कहती है, अरे सर सुनिए, शिकंजी का पैसा तो देते जाइए, पूरे 50 रुपए हुए हैं। क्या कहा? पैसे? कौन से पैसे और कैसे पैसे? आपका धन्यवाद जो आपने शिकंजी पिलाई। जी आपका भी धन्यवाद जो आप मेरी शिकंजी पीने आए, लेकिन शुक्रिया, मेहरबानी, दया एहसान से पेट तो नहीं भरता साहब। तेरी ज्यादा ही जुबान चल रही है, मैं ना देता पैसे, क्या करेगी बता? साहब इन शिकंजी को बेचकर मैं अपना घर चलाती हूँ। अगर पूरे दिन में आप जैसे 4 लोग आ जाएं तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। अब पुलिस वाले को इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर राधा ने उससे पैसे कैसे मांगे, जिस वजह से काफी देर बहस होने के बाद ट्रैफिक पुलिस वाला राधा की शिकंजी की रेटी को पलट देता है, जिससे राधा का काफी नुकसान होता है और वो रोते हुए अपनी रेडी को लोगों की मदद से खड़ा करके घर पहुंचती है और देखती है कि रवि पढ़ने की जगह अपने दोस्तों के साथ गाना चलाकर नाच रहा था। तभी वो अपनी माँ को देखकर डर जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, वो ना आज मेरे दोस्त के घर में ना बर्थडे पार्टी है, तो ना थोड़ा नाच गाना कर रहे थे हम। माँ क्या हुआ, कुछ तो बोलो। राधा ये सब देखकर कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और खुद से बोलती है, बिमला सही कह रही थी, इस लड़के को हम बेकार इतना कुछ करके दे रहे हैं। अब इधर रवि भी अपने दोस्तों को बाहर से छोड़कर घर आ रहा होता है तो वो शिकंजी की रेड़ी को टूटा फूटा हुआ देखता है तो समझ जाता है कि जरूर उसकी माँ के साथ कुछ हुआ है और वो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को पानी देते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, माना मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे पता है आज आप गुस्से में हो, लो पानी पी लो। मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे और जाकर पढ़ाई कर, अगले महीने तेरी परीक्षा भी है ना। माँ को अभी भी उम्मीद है कि मैं एग्जाम में पास करूंगा और उन्होंने मुझे मेरे दोस्तों के साथ देखकर भी कुछ नहीं कहा। अब अगले दिन सुबह राधा अपनी पुरानी जगह पर शिकंजी की दुकान लगाती है
तभी कुछ समय बाद वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है। वो राधा से शिकंजी बनाने को कहता है और राधा भी पुलिस वाले को देखकर कहती है, जी शिकंजी तो खत्म हो गई है। अब पुलिस वाला जाने ही लगता है कि तभी एक आदमी राधा की रेडी पर शिकंजी लेने आता है और उसे राधा शिकंजी दे भी देती है। ये देखकर पुलिस वाला जो जा रहा था वो लौट कर आता है और राधा से कहता है, क्या दिक्कत है आपको मैडम? क्या मैं पैसे नहीं देता क्या शिकंजी के? जी आप देते, लेकिन आपकी तरह ना जाने कितने वर्दी वाले मेरी शिकंजी पीने के बाद पैसे नहीं देते। मुझे माफ करना। देखिए मैडम, आपने जो भी किया है गलत किया है। आपने एक पुलिस वाले की बेइज्जती की है। अब वो पुलिस वाला राधा से बहुत बहस करता है और ऊपर से शिकंजी पीने के बाद 500 रुपए भी ले लेता है। तभी पास की किताबों की दुकान में रवि आता है और वो किताब वाला रवि को बातों ही बातों में कहता है, बेटा, देख रहे हो आजकल के लोगों को, संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं है। वो बेचारी शिकंजी वाली शिकंजी बेच बेच के अपना घर चला रही है और ये पुलिस वाले ये उसकी शिकंजी पी लेते हैं। अगर वो पैसे मांगती है तो उल्टा उसी को सुनाकर उससे ही पैसे लेकर चले जाते हैं। अंकल जी, ये पुलिस वाले होते ही ऐसे। मेहनत तो कुछ करना नहीं होता है, जो मेहनत करते हैं उनकी रोजी रोटी छीन लेते हैं। वो देख रहा है वहाँ जो औरत बैठी है ना धूप में, वो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है और ये पुलिस वाले उस बेचारी की सारी कमाई ले जाते हैं। अब रवि किताब लेकर उस शिकंजी वाली को देखने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ राधा थी, जिसे देखकर रवि की आंखें भर आती है और वो अपनी माँ को देखकर कहता है, माँ, आपने खाना खाया? एक गिलास शिकंजी पिला दो। मैं यहाँ किताब लेने आया था तो आपको देखा तो यहाँ चला आया। रवि, नहीं अभी मैंने खाना नहीं खाया है, तो धूप में क्यों आया है? ये ले पी ले शिकंजी और घर जा। अब घर जाकर रवि अपनी किताबें खोलकर बैठता है और सोचता है, पापा का गुस्सा होना सही है। आज मैंने माँ को ऐसे देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा होना ही पाप है। अब मैं माँ को और काम नहीं करने दे सकता। अब माँ शिकंजी नहीं बेचेंगी। अब रवि पूरे दिन ध्यान लगाकर पढ़ता है और विमला को भी आज कोई शोर शराबा सुनाई नहीं देता। और जब विमला खिड़की से झांककर देखती है तो रवि पढ़ रहा होता है। ऐसे में विमला खुद से ये कहती हुई चली जाती है, अचानक इसे क्या हुआ? ये मेघनाथ से श्रवण कुमार कैसे बन गया? अब देर शाम जब राधा घर आती है तो वो रवि को पढ़ते हुए देखती है और रवि से कहती है, सुबह से पढ़ने में लगा हुआ है, कुछ खाया पिया या नहीं? माँ, मैं खा लूंगा। आपने कुछ खाया? चाय पियोगे आप? बना दूं? नहीं नहीं तू पढ़, मैं खुद बना लूंगी। अब जैसे ही राधा जाने लगती है रवि अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहता है, माँ 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 माँ, आज के बाद ना आपको ना काम करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं नहीं जाओगी, कुछ नहीं करोगी आप, क्योंकि मेरी जॉब लग चुकी है माँ। 10,000 की नौकरी लगी है मेरी, वो भी घर बैठे बैठे। और तेरी पढ़ाई का क्या? मुझे तो तुझे कलेक्टर बनते देखना है। हाँ माँ, मैं वो भी बन जाऊंगा, लेकिन अब आप शिकंजी नहीं बेचेंगी। लेकिन उसमें क्या बुराई है? माँ, बुराई आपके काम में नहीं है, लोगों की नीयत में है। इस तरह रवि अपनी माँ को काम पर नहीं जाने देता, क्योंकि राधा ने अपनी शिकंजी की दुकान की वजह से काफी कुछ झेला था और अब वो चाहता था कि वो अपने पैसे से पढ़े और अपनी माँ की जरूरतों को भी पूरा करे। एंथनी एक बड़े बिजनेसमैन के यहाँ ड्राइवर का काम करता था। एंथनी अपने काम में कभी लापरवाह नहीं था, लेकिन उसका मालिक उसके गरीब होने के कारण उससे कभी इज्जत से बात तक नहीं करता था। साथ ही वक्त बेवक्त पर सैलरी दे दिया करता। अपनी एकलौती 10 साल की बेटी क्रिस्टीना के अच्छे भविष्य के लिए वो बहुत मेहनत करता था। एक रोज एंथनी काफी देर हो जाने के बाद भी घर नहीं आता तो उसकी बेटी क्रिस्टीना अपनी माँ रोजी से कहती है, मम्मी पापा कब आएंगे? देखो ना, अब तो समय भी ज्यादा हो गया है। क्रिस्टीना, उन्हें कोई काम आ गया होगा, तुम जीसस से प्रार्थना करो, क्या पता पापा जल्दी आ जाए। हाँ, जीसस मेरी प्रार्थना हमेशा सुनते हैं, मैं उनसे ही प्रार्थना करती हूँ। इतना कहकर क्रिस्टीना हाथ जोड़कर प्रार्थना करना शुरू करती है। कुछ ही देर में एंथनी घर तो लौटता है, लेकिन उसके हाथ और पैर पर चोट आने की वजह से पट्टी बंधी थी। ये देखकर रोजी और क्रिस्टीना दोनों घबरा जाते हैं। एंथनी को ऐसी हालत में देखकर क्रिस्टीना रोते हुए कहती है, पापा पापा आपको तो बहुत चोट लगी है, जीसस मेरे पापा की चोट ठीक कर दो। ये क्या हुआ आपको? ये हालत कैसे हुई आपकी? मत पूछो रोजी,
बस मरते मरते बचा हूँ मैं। मालिक ने काफी ड्रिंक कर ली थी, जिसके कारण कार चलाते हुए वो अचानक ही मुझसे हाथापाई करने लगे, जिसमें कार का बैलेंस बिगड़ा और कार एक पेड़ से टकरा गई। गॉड का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। हाँ, लेकिन जब तक हाथ ठीक नहीं होता मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, और इस गरीबी में काम नहीं करूंगा तो। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, मुझे आपकी सेहत ज्यादा प्यारी है और आप अभी आराम कीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। क्रिस्टीना रोते हुए बस अपने पापा के पास ही बैठी रहती है। एंथनी अपने आंसू पोंछकर प्यार से उसका सर सहलाता है। समय बीतता है। क्रिस्टीना अपनी दोस्त मारिया के घर उसके साथ स्कूल का होमवर्क करने जाती है। मारिया एक संपन्न परिवार में पली बड़ी थी। उसके घर में उसकी जरूरत की सारी सुविधाएं थी, इसीलिए भी क्रिस्टीना को उसके घर बार बार जाना अच्छा लगता था। कुछ ही देर में मारिया अपना होमवर्क खत्म करके एक कार्ड पर कुछ लिखने लगती है, तो क्रिस्टीना उससे कहती है, मारिया तुम क्या लिख रही हो? अरे क्रिस्टीना, दिसंबर शुरू हो गया तो क्रिसमस का फेस्टिवल आने वाला है और मुझे भी इस बार सेंटा से मिलना है और उनको अपने घर लाना है। सेंटा घर भी आते हैं क्या? और क्या, मम्मी कहती है क्रिसमस के दिन रात के समय सेंटा घर आते हैं और वो लोगों को गिफ्ट देकर जाते हैं। सच में? तुमने देखा है कभी सेंटा को? क्या सेंटा मेरे भी घर आएंगे? नहीं। क्यों? मैं भी सेंटा को अपने घर बुलाना चाहती हूँ। सेंटा बस अच्छे और बड़े घरों में आते हैं और तेरा घर तो कितना छोटा है, सेंटा तेरे घर में नहीं आएंगे, देख लेना। मारिया की ऐसी बातों से क्रिस्टीना बेचारी बहुत उदास हो जाती है और बिना कुछ बोले अपना बैग उठाकर घर चली आती है। उधर एंथनी के मालिक का बेटा ऋषभ ऑफिस से घर आने के लिए कार की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसे एहसास होता है कि ड्राइवर एंथनी चोट की वजह से काम पर नहीं आ रहा। तो वो गुस्से में गाड़ी की सीट पर मुक्का मारते हुए कहता है, ये ड्राइवर भी पता नहीं कब ठीक होगा। मुझे ड्राइव करने की आदत भी तो नहीं है। सच में गरीब लोगों की 100 दिक्कतें होती हैं और इनकी वजह से हमें। तभी ऋषभ अपने लिए ओला बुक करता है। ऐसे ही जब तक एंथनी ठीक नहीं होता उसके लिए भी दिक्कत होती है। समय बीतता है। कुछ दिनों में क्रिस्टीना को उदास देखकर एंथनी उसे अपने पास बैठाकर पूछता है, क्या हुआ मेरी क्रिस्टीना डॉल को, वो इतनी उदास क्यों है? पापा, क्रिसमस आने वाला है। उस दिन सेंटा सबके घर आकर उनको गिफ्ट देकर जाते हैं, लेकिन मारिया ने कहा कि सेंटा मेरे घर नहीं आएंगे। भला ऐसा क्यों कहा मारिया ने? क्योंकि हमारा घर छोटा है, हम गरीब हैं, इसलिए सेंटा मेरे घर नहीं आएंगे। पापा, क्या सच में जीसस सेंटा को मेरे घर नहीं भेजेंगे? मुझे भी सेंटा को अपने घर बुलाना है। मेरी बच्ची उदास नहीं होते, क्रिसमस तो खुशियों का त्योहार है। भला जीसस सेंटा को क्यों हमारे घर नहीं भेजेंगे? तुम जीसस से मन में प्रार्थना करोगी तो सेंटा जरूर हम गरीब के घर आएंगे। सच में पापा, मैं भी प्रार्थना करूंगी, साथ ही सेंटा को भेजने के लिए एक लेटर भी लिखूंगी। हाँ, मैं अभी लिखती हूँ जाकर। इतना कहकर वो खुशी से वहाँ से चली जाती है। उनकी बातें सुनकर रोजी एंथनी से कहती है, आप क्यों बच्ची को झूठा दिलासा दे रही हैं? सेंटा क्या, हम तो उसे एक क्रिसमस का अच्छा सा तोहफा भी नहीं दे सकते हैं। जानता हूँ रोजी, लेकिन अपनी बच्ची को ये उदास भी तो नहीं देख सकता ना। तुम चिंता मत करो, क्रिसमस को भी एक हफ्ता है और कल की पट्टी हटने के बाद मैं भी काम पर जा सकूंगा। हाँ, सही कह रहे हैं आप। इस तरह दोनों बातें करते हैं और अगले दिन से हाथ की पट्टी हटने के बाद एंथनी अपने काम पर पहुंचता है तो उसे देखकर उसका मालिक ऋषभ कहता है, आ गए तुम? मुझे तो लगा जरा सी चोट के चलते पूरे महीने घर पर पड़े रहोगे। नहीं साहब, काम ना करने से मेरा ही नुकसान है, ये बात मैं जानता हूँ। जानते हो तो यूं खड़े मत रहो, गाड़ी साफ करो, कुछ देर में मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। ठीक है साहब, मैं अभी करता हूँ। इतना कहकर एंथनी कपड़ा लेकर गाड़ी को साफ करने लगता है। दिन बीतते हैं। जगह जगह क्रिसमस आने को लेकर चर्च में सजावट होने लगती है। बाजार में क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज के कपड़े गुड्डे दिखने शुरू हो जाते हैं। एक रोज स्कूल से लौटते हुए मारिया बाजार से एक छोटा सा क्रिसमस ट्री और गुड्डे वाला सेंटा खरीदकर क्रिस्टीना को दिखाते हुए कहती है, देखो क्रिस्टीना, मैंने अपने कमरे में रखने के लिए ये लिया है। जब सेंटा आएंगे ना तो मैं उन्हें दिखाऊंगी। ये तो बहुत प्यारा है। तुम्हें पता है, सेंटा हमारे भी घर आए, इसलिए मैंने एक सुंदर सा लेटर भी लिखा है। इस बार मेरे घर भी सेंटा आएंगे, ऐसा पापा ने कहा है। अच्छा, अगर सेंटा तेरे घर आएंगे तो तू उनसे क्या गिफ्ट मांगेगी? वो तो मैंने सोचा ही नहीं। तू तो बिल्कुल बुद्धू है क्रिस्टीना,
ओ गॉड, मैं तो भूल ही गई। मुझे मम्मा के साथ चर्च भी जाना है, मैं चलती हूँ। तभी मारिया तेजी में वहाँ से चली जाती है और क्रिस्टीना भी घर जाकर अपना लिखा हुआ लेटर देखती है और उसे समझ नहीं आता कि वो लेटर में लिखी हुई बात सेंटा तक कैसे पहुँचाए। इसीलिए वो उस लेटर को अपने पापा की जैकेट की पॉकेट में रखती है। अगली सुबह एंथनी वही जैकेट पहनकर काम पर जाता है और ऑफिस के बाहर गाड़ी के पास खड़ा होता है। कुछ देर में ऋषभ फोन पर बातें करते हुए कार की तरफ आ रहा था। तभी एक तेजी से आ रहा ट्रक उसके पास से गुजरने वाला था, तो एंथनी अचानक से वहां जाकर ऋषभ को अपनी तरफ खींच लेता है। साहब, अब ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ। गॉड का शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। आप कार में बैठिए। ऋषभ हैरानी से एंथनी की ओर देखते हुए कार में बैठ जाता है। वो कार का दरवाजा बंद करने ही वाला था कि तभी एंथनी अपनी जैकेट की पॉकेट में से रुमाल निकालता है, तो क्रिस्टीना का लिखा हुआ लेटर पॉकेट से गिर जाता है और ऋषभ उसे उठा लेता है। कार का दरवाजा बंद करता है। कुछ देर में वो घर पहुंचकर अपना कोट उतारता है, तो उसमें से लेटर बाहर आता है, तो ऋषभ उसे पढ़कर कहता है, ये तो ड्राइवर की बच्ची ने सेंटा को लिखा हुआ है। कितनी प्यारी ड्राइंग है। आज उस ड्राइवर ने मेरी जान बचाई। मैंने उसे कभी अच्छे से बात नहीं की, लेकिन आज अगर वो मुझे नहीं बचाता तो मैं जिंदा नहीं होता। मुझे उसका शुक्रिया तो करना होगा। ऋषभ सोचने लगता है और समय बीतता है और क्रिसमस का दिन आता है। शाम के समय क्रिस्टीना अपने माता पिता के साथ चर्च में जाकर क्रिसमस की प्रेयर करती है और शाम के समय अपने दरवाजे पर सेंटा के आने की राह भी देखती है। कुछ देर होने पर भी जब सेंटा नहीं आता तो क्रिस्टीना उदास होकर अंदर जाने लगती है। तभी सेंटा की ड्रेस पहने ऋषभ लाल सी पोटली लिए घंटी बजाते हुए गाते हुए आता है। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज इज हियर, सी स्माइल ऑन योर फेस। सेंटा, पापा, मम्मी, देखो हमारे घर सेंटा आए हैं। बताओ, क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें सेंटा से? कुछ भी नहीं, मुझ गरीब के घर सेंटा का आना ही बहुत बड़ा गिफ्ट है। थैंक यू सेंटा, और जीसस को भी थैंक यू कहना। क्रिस्टीना की मासूमियत और सेंटा को देखकर उसकी खुशी सेंटा बने ऋषभ को भावुक कर देती है और वो उसके बिना मांगे भी एक गिफ्ट बॉक्स देकर वहाँ से घंटी बजाते हुए चला जाता है। एंथनी उसकी आवाज से पहचान जाता है कि वो सेंटा बनकर उसका मालिक ऋषभ ही आया था।